बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके आपको एक सब्जेक्ट आता है जेनेटिक्स, अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं तो वो उसका बेस है ये चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आप भी अपनी एनसीईआरटी ले लो, एक पेन कॉपी जरूर लेकर बैठना इसके अंदर क्योंकि हमें थोड़े से क्रॉसेस करने होंगे सॉल्यूशंस को करने के लिए। आपका पहला क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग tall pea plants bearing white flowers with short pea plants bearing white flowers. Okay, violet flowers and white flowers. देखो ध्यान से, एक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको आपको हो सकता है सॉल्व करना पड़े, थोड़ा सा है जरूर ये एमसीक्यू, बट कॉन्सेप्ट को समझना होगा तभी सही आंसर आएगा। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्रॉसिंग करी। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉस करना। टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट है, पहले इतना इतना स्टेप वाइज लिखते जाओ। टॉल है तो या तो ऐसे होगा होमोजाइगस वाला या फिर हेट्रोजाइगस वाला, ऐसी कंडीशन होगी टॉल के लिए। बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, टॉल है और साथ ही साथ इसके अंदर वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं, तो टॉल एंड वायलेट। अभी हम देखेंगे, देखो यहाँ पर वायलेट ना उसने कैपिटल W से एक्सप्रेस किया हुआ है और व्हाइट को उसने स्मॉल w से एक्सप्रेस किया हुआ है। वैसे हम डोमिनेंट वाले का इनिशियल ले लेते हैं। अभी हमें नहीं पता कि वायलेट डोमिनेंट है या नहीं, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रही हूँ कि जो भी डोमिनेंट होता है उसका इनिशियल ले लेते हैं और रिसेसिव वाले को स्मॉल से दिखा देते हैं। बट यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि क्या किया उसने। क्वेश्चन फिर से देखो, मैं वायलेट अभी यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको भी अभी नहीं पता कि वायलेट को कैसे लिखना है। टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, मैंने सिर्फ लिख दिया। टॉल और वायलेट है एक पेरेंट एंड ये वाली कंडीशन टॉल के लिए हो सकती है। विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, क्रॉसिंग कराई शॉर्ट एंड बियरिंग व्हाइट फ्लावर्स, व्हाइट के साथ। शॉर्ट है तो कंडीशन बच्चों स्मॉल टी वाली होगी, क्योंकि शॉर्ट के अंदर अगर यहाँ पे मैं टी लिख दूंगी कैपिटल तो शॉर्ट थोड़ी रहा, वो तो फिर कैपिटल टी अपना खुद को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट है वो, तो ये भी टॉल हो जाएगा। तो शॉर्ट के पास एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, व्हाइट फ्लावर्स है उसके अंदर। आगे देखो, द प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब जो रिजल्ट आएगा इसका, ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, सबके अंदर वायलेट फ्लावर्स आ गए। इस लाइन से आप पता लगाओगे कि वायलेट जो है वो क्या रहा होगा, डोमिनेंट। सारे कैरेक्टर्स कभी ड्वार्फ आए नहीं आए ना, जब तक अनटिल एंड अनलेस सारे दोनों पेरेंट्स आपके कैसे ना हो, होमोजाइगस ना हो। सो यहाँ पर एक वायलेट है एक व्हाइट है, सारे आपके वायलेट आए, इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट हो जाएगा? ऑफ कोर्स वायलेट हो जाएगा, क्योंकि सारे कैसे आए हैं, वायलेट आए हैं। सो नाउ वी नो वायलेट इज डोमिनेंट। अब इसने यहाँ पर कैपिटल W और स्मॉल w से एक्सप्रेस किया हुआ है, वायलेट डोमिनेंट है तो मतलब ये कैसे रहा होगा, कैपिटल W। इसको भी होमो ले लेते हैं, यहाँ पर इसको हम हेट्रो ले लेते हैं क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि किस तरीके से क्रॉस आने वाला है, एक स्टेप के बाद आपको पता चल जाएगा। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिटेक्टेड एज व्हाट। अब रिजल्ट में ना हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको क्रॉस करके देखूं, यहां पर व्हाइट है तो इसको स्मॉल w ले लेंगे हम। अगर मैं इसको और क्रॉस करके देखूं तभी हमारे पास ऑलमोस्ट हाफ वाले जो होंगे वो कैसे आएंगे, शॉर्ट। तभी हमारे पास हाफ वाले कैसे आएंगे, शॉर्ट। करके देख लो, मेरे को इन दोनों में से चूज करना है। अगर मैं सिर्फ टॉल की बात करूं, मुझे इसके साथ क्रॉस कराना है। मैंने अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला कॉम्बिनेशन ले लिया तो मेरे पास सारे कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही होता है ना क्रॉस। अगर मैंने इसको छोड़ के ये वाला कॉम्बिनेशन लिया होता, क्योंकि अभी उसने क्लियर नहीं किया हुआ पेरेंट ये वाला है या ये वाला है, हमने दो पॉसिबिलिटीज रख दी है यहाँ पर। पहली वाली पॉसिबिलिटी अपने आप यहाँ पर खत्म हो रही है क्योंकि जब मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराऊंगी तो मेरे पास कोई भी शॉर्ट नहीं आ रहा, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर टॉल आ रहे हैं। और उसने बोल दिया आगे जाकर हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, जो रिजल्ट आया है उसमें आधे कैसे प्लांट्स है, शॉर्ट मिले हैं हमें। शॉर्ट मिले हैं तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन तो यहाँ आई नहीं, इसीलिए हमारा पेरेंट होमो नहीं होगा, हमारा पेरेंट कौन सा होगा, हेट्रो। कैसा होगा हमारा पेरेंट, हेट्रो, ये वाला। ठीक है, सो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा पेरेंट कौन सा होने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड वायलेट वाला।
देखो अभी इसको इरेज कर दूं, समझ आया होगा यहाँ पर। अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा जो पेरेंट है टॉल वाला वो कैसा है, हेट्रो नॉट होमो। यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें वायलेट का डिसाइड करना है। जो प्रोजेनी थी वो सारी की सारी कैसी आई है, वायलेट फ्लावर्स वाली आई है। अगर सारी वायलेट फ्लावर्स वाली आई है सो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूंगी या फिर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूंगी। सारे वायलेट फ्लावर्स आए हैं, सोचना एक बार, अगर सारे वायलेट फ्लावर्स आए हैं ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर देख ले। फर्स्ट वाला कैपिटल W एंड स्मॉल w क्रॉस्ड विद स्मॉल w एंड स्मॉल w। तो ये वाला इसके साथ कैपिटल W स्मॉल w, ये तो आ गया वायलेट। इसके बाद ये भी आ गया कैपिटल W स्मॉल w, ये भी वायलेट है। जब इसको और इसको करेंगे तो स्मॉल w और इसको किया होगा तो स्मॉल w। क्या इस रिजल्ट में सारे के सारे वायलेट आए? नहीं, 2 वाइट आए ना, 50% हमारे पास वाइट आ गया। तो हम ये वाला पेरेंट नहीं ले सकते, हमें होमोजाइगस वायलेट लेना होगा, क्योंकि उसने रिजल्ट में क्या दिया है, द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, सबके अंदर वायलेट फ्लावर्स थे। तो यहाँ पर व्हाइट में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, व्हाइट को तो आपको स्मॉल w ही लिखना पड़ेगा। वायलेट में हमने डिसाइड किया रिजल्ट देखकर कि होमो लेना है या हेट्रो लेना है, क्योंकि सारे वायलेट थे तो हमें पेरेंट कैसा लेना होगा, होमो, कैपिटल W वाला। तो पहले हमने TT वाला देखा, फिर हमने ये वायलेट वाला देखा, कलर वाला देखा। नाउ वी नो हमारे पास कैसा कॉम्बिनेशन आना चाहिए था, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W कैपिटल W। नहीं आया समझ, वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में करो और फिर से पीछे जाकर देखो कि क्या क्या बताया है। पहले कैसे आपने कॉम्बिनेशन लेकर देखना है, इसमें टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कॉम्बिनेशन आया, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W, ढूंढ लो इसमें कहाँ है ये वाला आंसर, सी पार्ट है, ये होगा इसका आंसर। फिर भी अगर डाउट होता है तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लो, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो आपको रिजल्ट निकालना होगा। आप इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो आधा करके, ये वाला और ये वाला क्रॉस किया पता चल जाएगा, ये वाला और ये वाला क्रॉस किया पता चल जाएगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आंसर में एक हिंट दिया होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कैसा पेरेंट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज डैश, इनमें से आपको होमोलॉगस चूज करना है। तो होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, द origin is same, origin same, function different, काम अलग अलग होगा, origin same होगा। इसमें हम फोर लिम्स का एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, फ्रॉग्स, बर्ड्स। अब सोच रहे हैं कि इतने अलग अलग एनिमल्स हैं और उनकी फोर लिम्स सेम कैसे हैं, तो सेम ऐसे होते हैं कि जो उनकी ऊपर वाली बोन होती है ना, ह्यूमरस, वो सेम हो गई। उसके बाद नीचे यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं पतली पतली, रेडियस और अल्ना। उसके बाद यहाँ फेलेंजेस और कार्पल्स शुरू हो जाते हैं, हैंड्स वाले, है ना, ये अभी मैं ड्रॉ नहीं करूंगी, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर तो सब में हो गया। यही वाले 4 लिम्ब वाला स्ट्रक्चर ह्यूमंस में भी है, फ्रॉग्स में भी है, बर्ड्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो हो गया ना ऑरिजिन सेम, क्योंकि उनकी बोन्स इस तरीके से ही अरेंजमेंट में है। फंक्शन अलग अलग हो रहा है, ह्यूमंस में वी आर डूइंग फॉर सो मेनी वॉलंटरी एक्शंस। जो फ्रॉग्स है वो हॉप करके चलते हैं तो अपने लिम्स का यूज करते हैं। बर्ड्स के अंदर फ्लाइंग वाला फंक्शन हो जाता है। सो फंक्शन इज डिफरेंट बट द ऑरिजिन इज सेम, सो दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज होमोलॉगस ऑर्गन। ठीक है, इसका अपोजिट था एनालॉगस ऑर्गन। नाउ क्वेश्चन में आपको पूछा है कि एग्जाम्पल कौन सा है, हमारी आर्म और डॉग का 4 लेग, दूसरा आवर टीथ एंड एन एलिफेंट्स टस्क, पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, ऑल ऑफ द अबव। देन आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सोचो हमारा जो टीथ जिस कंपोनेंट से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑल, उसी कंपोनेंट से एलिफेंट के टस्क भी बने हुए हैं। एलिफेंट के टस्क क्या होते हैं, जो बड़े से टीथ निकल रहे होते हैं ना साइड में, उसको एलिफेंट टस्क बोलते हैं। तो दोनों का ओरिजिन सेम है, सेमी केमिकल से बने हुए हैं, फंक्शन जरूर अलग अलग होने वाले हैं। हम प्रॉपर यूज करते हैं हमारे टीथ का
एलिफेंट के जो टस्क होते हैं ना, वो च्यू करने में हेल्प नहीं करते हैं उसको, वो डिफेंस के लिए उसके पास है। जब फाइट होगी तो वो अपने टस्क से लड़ाई करता है। सो फंक्शन हो गया अलग अलग, ओरिजिन हो गया सेम, होमोलॉगस है। इसमें देखो हमारी आर्म और डॉग की 4 लेग लिख दिया, मतलब उसके आगे वाले जो लेग्स होने वाले हैं, वही आगे वाले लेग्स एक तरीके से हमारे 4 आर्म्स की तरह ही होते हैं। सो सेम हो गया, ओरिजिन, फंक्शन अलग अलग होगा। देन पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, दोनों ही अंडरग्राउंड होने वाले, फंक्शन अलग अलग है बट ओरिजिन सेम है। सो ऑल दीज 3 आर द एग्जाम्पल ऑफ homologous organs. All of the above is the answer. Next question. In evolutionary terms, we are more common or we have more in common with which of the following? इनमें से हम सबसे ज्यादा किससे सिमिलर है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। बैक्टीरिया से सिमिलर हो सकते हैं क्या हम? चिंपैंजी से, अ चाइनीज स्कूल बॉय या स्पाइडर? अब जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, चिंपैंजी पे टिक कर देंगे कि हाँ हाँ हम तो उनसे मिलते हैं ना, हम तो बंदरों से निकल कर आए। So actually the answer is Chinese school boy, of course that is human. Human ही तो human से सबसे ज्यादा relate करेगा, क्योंकि हम एक ही species है, हम एक ही species है। उनके अंदर जरूर हमसे differences होने वाले हैं। Chinese look very different from us. The reason being उनकी climate और environment की वजह से वो उनके अंदर changes आए हैं, but species एक ही है। सारे human beings एक ही ancestor से इवॉल्व होकर आए हैं। होमो सेपियंस, वी ऑल आर होमो सेपियंस। आइदर अ पर्सन इज फ्रॉम अफ्रीका और फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम चाइना, ऑल आर होमो सेपियंस, वी ऑल आर सिमिलर। हमारी सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज हमारे आपस में ही होंगी, हमारी स्पीशीज में ही होंगी, फिर जाकर होंगी चिंपैंजी में, अगर हम ह्यूमंस को कंपेयर करें इन तीनों में से, क्योंकि चिंपैंजीज के और हमारे एंसेस्टर्स सेम थे। आगे चलते हैं। In evolutionary terms, we have more common with a Chinese schoolboy. Next, a study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes. On the basis of this, can we say something about whether the light eye color trait is dominant or recessive, why or why not? So, एक ही progeny हमें पता चली है यहाँ पर, या फिर वो एक ही progeny में आंसर पूछना चाह रहा है, एक ही जनरेशन में आंसर पूछना चाह रहे हैं। आप याद करो, हम प्लांट्स में भी 2 जनरेशन तक निकालते हैं। अब अगर बच्चों की लाइट कलर्ड आईज है, तो क्या हम पेरेंट की आईज से पता लगा सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है? दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि एटलीस्ट हमें 3 जनरेशंस चाहिए होंगी ये पता लगाने के लिए कि कौन सा डोमिनेंट रहा होगा और कौन सा रिसेसिव रहा होगा। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज नो, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। ऐसे क्वेश्चन ऐसे कम आते हैं। Why this information is not sufficient? Because we always need 3 generations to understand this. The information is not complete. On the basis of this, it cannot be decided light color trait is dominant or recessive. So it cannot be said until one does not know the nature of this trait in the parents. We can find out once we know what was the nature of grandparents. आगे देखो, how are the areas of study एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड? एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे है? 2 areas of study namely evolution and classification are interlinked. Justify the statement. सबसे पहले तो मतलब देखो एक बार क्लासिफिकेशन का, आंसर पे आने से पहले। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई कर देना ऑर्गेनिजम्स को। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपका एक चैप्टर था, उसमें आपने अलग अलग ग्रुप्स वगैरह में क्लासिफाई कर दिया था, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसके अंदर हम क्लासिफाई कर देते हैं ऑर्गेनिजम्स को, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हुए अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब जो भी वेरिएशंस आई हैं टाइम टू टाइम, या फिर जो भी चेंजेस आए हैं टाइम टू टाइम, हम कितना बदल गए, और एवोल्यूशन की वजह से ही स्पीशीज निकल जाती है, मतलब अलग अलग स्पीशीज बन जाती है एवोल्यूशन की वजह से ही। सो क्या ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है या 2 अलग अलग टॉपिक्स है? तो आपको मतलब समझ आया होगा। नाउ लेट अस सी कि हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज बेस्ड ऑन रिलेटिव सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिजम्स। हम सिमिलैरिटीज देखेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे और उनको ग्रुप्स में बांट देंगे।
रिजेम्बलेंसेस, रिजेम्बलेंसेस मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, सेम चीजें क्या है, रिजेंबल कितना करते हैं, कितना सेम दिखते हैं दूसरे से. रिजेम्बलेंसेस इन ऑर्गेनिजम्स आर बिकॉज दे हैव अराइजन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. अगर सिमिलैरिटीज आ रही है, कैसे पता चला सिमिलैरिटीज आ रही हैं? क्योंकि हमने उनके फिजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ा, हमें पता चला ये तो सिमिलर है. तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, कॉमन थे. एंड डिफरेंसेस इन देम आर ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. बट फिर भी सेम नहीं दिखते. एक एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उसी में से, ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये हो गए हमारे एंसेस्टर्स, और इन्हीं में से एक लाइन निकल गई मंकीज वाली, एक लाइन निकल गई एप्स वाली. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. चिंपैंजीज वाली, और एक आ गई ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस वाली. अब हमारे अंदर ना सिमिलैरिटीज थी बहुत सारी. ये सिमिलैरिटीज देखी, ये सिमिलैरिटीज से ही हमें पता चला कि हम सेम हैं. सेम, हम सारे एग्जैक्टली थोड़ी सेम दिखते हैं. एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स सेम थे और फिर वो एनवायरनमेंट की वजह से धीरे धीरे चेंज हो गए एक दूसरे से. आगे, since the organisms can be graded in order of increasing complexity, it indicates the concept of evolution. क्या हम ये सारे के सारे एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं? नहीं, ये तीन अलग अलग स्पीशीज है. The reason being the differences existing between them. क्लासिफिकेशन तो हमने कर दी, हमने इन सबको किस में डाल दिया? मैमेलियंस के अंदर डाल दिया. क्लासिफाई करके हमने इसको किस में डाल दिया था? मैमेलियंस के अंदर डाल दिया था. ये सारे के सारे मैमल्स हैं. सो क्लासिफाई किया, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए स्पीशीज में डाल दिया, और एवोल्यूशन को स्टडी करके ही हमें पता चला ना कि क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलैरिटीज है. सो यस, इट इज इंटरलिंक्ड. नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. Explain the terms analogous and homologous organs with examples. Analogous organ, homologous अभी हमने पढ़ा, origin same है, function different होने वाला है. Examples इसके देखोगे, wing of a bat, flipper of a seal, front leg of horse and arm of man. इनके जो bones वाला structure है वही वाला example इसके अंदर है, वो same है, function अलग अलग हो जाएगा. Analogous में completely opposite होता है. The function will be same. इसमें function अलग था ना, इसमें function same होगा but structure different होगा, origin अलग अलग होगा. The organs which have different basic structure or different basic design but similar appearance and perform similar functions are called analogous. For example, insect के wings and bird are analogous organs. Bird के wings देख लो और insect के wings देख लो, दोनों के ही उड़ने में help करते हैं, but क्या इनका स्ट्रक्चर सेम होगा? नो, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स. यू हैव टू फाइंड कि डोमिनेंट कलर कौन सा है डॉग्स के अंदर. तो आप अलग अलग कलर्स वाले डॉग्स को ब्रीड करा दोगे. मान लो मैंने एक ब्लैक और एक वाइट कलर वाले डॉग को क्रॉस करा दिया. अभी मैं इसको डोमिनेंट मान रही हूँ, तो मैंने अपनी नोटबुक में क्रॉस कराते टाइम ऐसे लिख दिया, दिस वॉज द ब्लैक कलर डॉग एंड दिस वॉज द वाइट कलर डॉग. मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया कि ये वाला डोमिनेंट होने वाला है, ये वाला रिसेसिव होने वाला है. ठीक है, अब जब क्रॉस कराया तो आंसर आया, ये इसके साथ मिल जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी. अब मान लो ये जो सारे डॉग्स आए हैं नए, ये सारे ब्लैक आए हैं. तो ब्लैक आए हैं तो प्रूफ हो गया ना कि यस, ब्लैक ही डोमिनेंट था. वहीं पर अगर ये सारे के सारे व्हाइट आते तो मैं समझ जाती कौन सा डोमिनेंट था, व्हाइट वाला डोमिनेंट था जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. सो एक ही जनरेशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है. सपोज अ ब्लैक homozygous male is mated with white homozygous female. If the progeny has all black dogs, then the black will be dominant. If it has white color, if all the dogs are white, then it will be clear ना कि सारा dominant color कौन सा है, white होने वाला है. Explain the, अच्छा, you need to take the screenshot. You can take the screenshot. Next question. Explain the importance of fossils in deciding evolutionary relationships. फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स जो हमें मिले हैं, हमें इम्प्रेशंस मिले हैं, हमें बहुत सारे ऐसे
एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, जिससे हमें पता चला है कि एवोल्यूशन हुआ है। बहुत सारे एनिमल्स पहले एग्जिस्ट करते थे बट अब एग्जिस्ट नहीं करते। अब उनको जितना ज्यादा स्टडी किया तो हम रिलेट कर पा रहे हैं कि ये वाले सिमिलैरिटीज तो इस वाले एनिमल के साथ एग्जिस्ट करती है। मतलब जो एनिमल मर चुका है बस उसके ट्रेसेस मिले हुए हैं, उसकी बोन्स हैं, उसका जॉ है, उसको हमने कंपेयर किया आज वाले एनिमल्स के साथ, तो हमने डिफरेंसेस भी मिले, हमें सिमिलैरिटीज भी मिली, जिसकी वजह से हमें पता चल गया ना कि एवोल्यूशन हुआ होगा। ये वाला एनिमल अब एग्जिस्ट नहीं करता बट इसी एनिमल में से इस स्पीशीज के अंदर भी सिमिलैरिटीज निकल गई और दूसरी वाली स्पीशीज के अंदर भी सिमिलैरिटीज निकल गई, बाकी कोई और मैच नहीं कर रहा। तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों रिलेटेबल है स्पीशीज, इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिससे दो ये अलग स्पीशीज निकल कर आए। तो फॉसिल्स की हेल्प से सारी रिलेशनशिप्स पता चलेंगे। Fossils play an important role in providing evolutionary evidences because by knowing the age of fossils, टाइप आपने देख लिया, फॉसिल को स्टडी किया उसके अंदर क्या है, साथ ही साथ हम एज भी बता सकते हैं फॉसिल की। एक तो सिंपल होता है कि जो जितना ज्यादा अर्थ के नीचे होगा, जितना ज्यादा सॉइल के नीचे होगा उतना ज्यादा पुराना है। ये तो बहुत इजी मेथड हो गया एज पता लगाने का कि कौन कितना पुराना है। एग्जैक्ट एज तो आर्कियोलॉजिस्ट ही देखते हैं। उसके बाद कार्बन कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, कितना कार्बन कंटेंट है हम उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पुराना है। मान लो हमें सेम लेवल पर ही, सेम अर्थ के ऊपर भी हमें दो फॉसिल्स मिल गए, तो अगर हम उनके अंदर कार्बन कंटेंट पता लगा लेंगे, किसी के अंदर कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट मतलब कार्बन का अमाउंट, किसी के अंदर कार्बन कम है तो बहुत पुराना है, किसी के अंदर कार्बन ज्यादा है तो अभी उसके अंदर कार्बन धीरे धीरे कम होगा टाइम के साथ साथ, तो वो नई स्पीशीज मानी जाएगी, नए टाइम का माना जाएगा फॉसिल। फॉर एग्जाम्पल अ फॉसिल बर्ड called Archaeopteryx that looked like a bird and had many other features of reptiles. It had feathered wings like those of birds but teeth and tail like those of reptiles. It is therefore connecting link between the reptiles and birds and hence suggested that birds have evolved from the reptiles. Will you believe if I tell you कि birds और reptiles जो हैं वो एक दूसरे से interlinked है। सोचो birds और reptiles, ये एक बर्ड, नॉर्मल सा बर्ड, ये और रेप्टाइल। अब रेप्टाइल में बना नहीं पाऊंगी, यहां पर कोशिश करते हैं। ये हो गई इसकी गंदी सी पूंछ, ठीक है, बड़ी सी इसकी हो गई आंख। ये मान लो एक क्रोकोडाइल है और ये हो गया हमारा बर्ड, ठीक है। ये दोनों आपस में लिंक्ड है। कोई मानेगा देखकर? कोई भी साइंटिस्ट अगर बिना फॉसिल, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते तो कोई मानता कि ये लिंक्ड है? नहीं। फिर हमारे पास ना एक फॉसिल मिला, बहुत पुराना एक फॉसिल मिला। फॉसिल कैसे मिला होगा? अब सच में कोई हमें वो नहीं मिल गया है, दूसरे कलर से करते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे हमें एक फॉसिल मिला, एक बड़ा सा पत्थर मिला जिसके ऊपर आर्कियोप्टेरिक्स की फोटो थी। अब आर्कियोप्टेरिक्स कैसा दिखता था? उसका जॉ था बहुत अच्छा, जैसे इसका जॉ है ना ऐसा ही जॉ था उसका, लंबी सी बॉडी, उसके बाद उसके विंग्स भी थे। अब इसके पास विंग्स थोड़ी है बट आर्कियोप्टेरिक्स जो हमें दिखा उसके पास विंग्स भी थे, ठीक है। उसके पास ऐसे लेग्स भी थे और क्लॉज थे, ठीक है। बड़ा गंदा आर्कियोप्टेरिक्स बना है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि उसकी सिमिलैरिटीज क्या क्या थी। उसका जो जॉ था वो मैच करता था रेप्टाइल से, बट इसके पास फेदर्स हैं, विंग्स हैं, सो वो मैच कर रहा है इस बर्ड से। सो हो गई ना सिमिलैरिटीज। अच्छा, इसके पास टेल भी थी, टेल थी इनकी जैसी। तो अब देखो सिमिलैरिटीज, इट हैड फेदर्ड विंग्स लाइक बर्ड्स, टीथ, jaw and tail like those of reptiles. Archaeopteryx is therefore a connecting link. अब ऐसे ये एक एग्जाम्पल है, इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी सिमिलैरिटीज देखी गई थी आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर। एंड देन इट इज रिटन इन योर एनसीईआरटी कि आर्कियोप्टेरिक्स इन दोनों का एंसेस्टर है। धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते ऐसी स्पीशीज अलग अलग हो गई होंगी, एक निकल के आ गए बर्ड्स और एक जगह निकल के आ गए रेप्टाइल्स, एक ही एंसेस्टर की हेल्प से। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको मेमोराइज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये मैं सारे इरेज करती हूँ उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना।
तो yes, now we know how fossils play an important role in evolutionary relationships. ठीक है. Next question is, what evidences do we have for the origin of life from inanimate matter? So inanimate matter मतलब non living thing. तो एक एविडेंस, एक प्रूफ ऐसा कहता है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग मैटर से हुई है. लाइफ सबसे पहले जो ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो सेल बना हुआ होगा वो नॉन लिविंग मैटर से बना एंड उसके बाद आगे लाइफ कंटिन्यू हुई. तो पहले तो सिर्फ ये थ्योरी थी, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे प्रूफ निकल के आया कि हाँ ये सही है. सो लेट अस फाइंड आउट क्या एविडेंस था वो. सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, ये नाम आपको याद रखने हैं एक्चुअली, जेबीएस हॉलडे. 1929 में इन्होंने सजेस्ट किया था दैट लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनएनिमेट मैटर. इनएनिमेट मैटर आप समझ गए ना, नॉन लिविंग यहाँ पर चीजों की बात हो रही है. कौन सा मैटर है वो अभी देखेंगे. अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये इसी से याद रखना, इनएनिमेट मैटर मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से निकले थे जो उस टाइम पर प्रेजेंट थे, जो भी आपकी कंडीशंस थी. ये तो थ्योरी थी जेबीएस हॉलडेन की. उसके बाद इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, प्रूफ देने के लिए आए थे मिलर एंड यूरे. ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा था 1953 में. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एविडेंसेस के लिए एक सेटअप क्रिएट किया. अब हम तो इतने पुराने टाइम को नहीं पढ़ सकते ना कि अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड हमें कैसे पता चलेगा. तो इन्होंने ना अपने लैब के अंदर एक आर्टिफिशियल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता होगा. इतना पता था साइंटिस्ट को कि उस टाइम पे टेम्परेचर की कंडीशंस क्या थी, अर्थ पे कैसा एटमॉस्फेयर था. तो उस एक्सपेरिमेंट वाली कंडीशंस को इन्होंने क्रिएट कर लिया अपने लैब में. आगे देखो, दे असेंबल्ड एन अपैरेटस टू क्रिएट एन अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर. इन्होंने अर्ली मतलब पुराना अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करी. उस टाइम पे जो गैसेस होती थी, बच्चों ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. उस टाइम पे जो गैसेस होती थी, मिथेन गैस CH4, कौन सी गैस थी, मिथेन, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. दीज थ्री वर द मेन गैसेस जो उस टाइम पर प्रेजेंट थी लाइफ एग्जिस्ट करने से पहले. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इनका एक्सपेरिमेंट बोल रहा है, बट क्योंकि हमारे पास इतना सॉलिड प्रूफ है तो ऑफकोर्स ये थ्योरी एक्सेप्टेड है. मिथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड ये मेन गैसेस थी, ऑक्सीजन भी नहीं थी. ओवर वाटर, अच्छा ये सारी गैसेस थी और सारा जो एनवायरनमेंट था वो वाटर के अंदर था. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सूप भी बोलते हैं. सूप कैसा होता है, इसके अंदर सारी कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं. तो सारा वाटर था अर्थ के ऊपर और उसके अंदर थे इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ये गैसेस. क्या हुआ फिर, दिस वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. 100 से थोड़ा सा कम, 100 से थोड़ा सा नीचे टेम्परेचर मेंटेन किया गया. एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वर देन पास्ड. इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या मतलब है, लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक स्पार्क्स किए गए थे. उस टाइम मतलब बिजली वाली चीज हो रही थी, लाइटिंग हो रही थी. वो लाइटनिंग इफेक्ट को क्रिएट किया गया लैब के अंदर. एंड इट वाज पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर अबाउट 1 वीक. एक हफ्ते तक लगातार स्पार्किंग को उस मिक्सचर के थ्रू पास किया गया. देखो इसको, ये है अपैरेटस मिलर एक्सपेरिमेंट जो है. ये आपको लेबलिंग्स नहीं दिख रही होंगी, मैं आपको बता दूंगी. ये है यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है, यहाँ से वाटर आ रहा था ताकि वो सूप क्रिएट हो सके. पानी के अंदर हमने डायरेक्टली गैसेस नहीं डाली है, सारा उस टाइम पानी के अंदर था ना, तो यहाँ पर हमने बॉइलिंग वाटर ले लिया. यहाँ पर अब पानी भी है और वो वाली गैसेस भी है. मिथेन, कौन सी गैस होगी, CH4, मिथेन गैस. यहाँ पर कौन सी गैस थी, मिथेन गैस, CH4 ले लिया. उसके बाद अमोनिया NH3 गैस डाल दी इसके अंदर, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस डाल दी इसके अंदर. ये तीन वो गैसेस, और यहाँ पर आपको येलो कलर का जो स्पार्क दिख रहा है वो क्रिएट किया गया. एक हफ्ते तक लगातार ये किया गया, टेम्परेचर मेंटेन किया गया जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ से वापस जो निकल कर आया ना रिजल्ट में, दैट वाज द प्रूफ कि लाइफ यहाँ से ओरिजिनेट हुई है. क्या हुआ देखो, एट द एंड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते खत्म होने के बाद, इट वाज फाउंड 15% of carbon from methane had been converted into simple compounds.
इनऑर्गेनिक एग्जिस्ट कर रही थी पहली चीजें। लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक सामान होता है, ना कि इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्बन से बना हुआ, हाइड्रोजन से बना हुआ, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ। सो ये वाली एलिमेंट से बनी हुई जो चीजें होती हैं उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ये वाला मैटर हमें मिला एक्सपेरिमेंट करने के बाद। जो मीथेन था ना, उसके अंदर वाला कार्बन 15% चेंज होकर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना रहा था। अमीनो एसिड्स जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है वो बनना शुरू हो गए। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं और प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी है। Which make up protein molecules formed in living organisms. This experiment provides the evidence that life originated from inanimate matter or lifeless matter like inorganic molecules. इसके बाद कंफर्म हुआ कि लाइफ जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से आई है। इसके बाद एक बार सेल बनने के बाद आगे वो कंटिन्यू हुआ। एक्सपेरिमेंट किया था यूरे और मिलर ने, थ्योरी थी जेबीएस हाल्डेन की। Next, explain how sexual reproduction give rise to more viable variations than asexual reproduction. आपको explain करना है asexual reproduction से ज़्यादा variation sexual में कैसे आती है। How does this affect the evolution for those organisms that reproduce sexually? तो जो sexual reproduction करते हैं उनके अंदर evolution आया है, तो आपको prove करना है कैसे आया है। Let us understand. Sexual reproduction के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है क्रोमोसोम की। एक फादर का क्रोमोसोम होगा और एक मदर का क्रोमोसोम होगा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके अंदर दो अलग अलग क्रोमोसोम फ्यूज कर रहे होंगे, अलग अलग बॉडीज के क्रोमोसोम। दैट गिव राइज टू वेरिएशंस। क्योंकि दो अलग अलग हैं तो वेरिएशंस आ जाती हैं। ये वेरिएशन आगे पास ऑन होती रहती है और धीरे धीरे ये एक नया बदलाव ले आती है, एवोल्यूशन ले आती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस वेरिएशन होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि डीएनए कॉपी में एरर्स होंगी। ध्यान से देखो, ये था डीएनए। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना ली, कुछ भी नई चीज नहीं आई। वहीं पर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये है फादर का डीएनए, ये है मदर का डीएनए। अब ये डीएनए पहले होंगे आपस में सेपरेट। These DNA will be separated from each other. मदर का बनाया था, ये वाला हो गया फादर का डीएनए। तो मिक्स ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगे, 4 थ्रेड्स आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया पहले सेपरेट एंड दिस विल ऑल्सो बी सेपरेटेड। नाउ एनी ऑफ दीज थ्रेड कैन बाइंड। कोई भी ये वाला इसके साथ बाइंड कर सकता है, ये वाला इसके साथ कर जाएगा, मतलब कोई भी येलो और ग्रीन आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। बताओ वेरिएशन आएगी क्या? नहीं, बिल्कुल आएगी। ये बिल्कुल अलग दिखेगा अपने पेरेंट्स से। आगे जाके और ज्यादा कॉपीज बनाने वाला है, डीएनए कॉपी होगी तो वेरिएशंस आ जाती है इस वाली चीज की वजह से। आगे देखो, देयर मे बी वेरिएशंस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर ऑफ मेल एंड फीमेल। अभी जो बताया वही वाली चीज। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज नॉट प्री डिटरमिन्ड दैट which gamete would fuse with another gamete. It depends only on chance. It is also a reason of variation. हमें तो ये भी नहीं पता मेल आएगा या फीमेल आएगा, है ना। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है, that is also not predetermined. Then these variations enable the organism to adapt themselves to the changing conditions and also help give rise to new species. इसी की वजह से नई स्पीशीज भी आने लग जाती है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। आपको बीटल्स वाला एग्जाम्पल याद है? मान लो हमारे पास सारे के सारे ग्रीन कलर के बीटल्स थे, ठीक है। सारे बीटल्स कैसे थे? ग्रीन कलर के थे। या फिर रेड कलर के बीटल्स, मान लो ग्रीन नहीं थे, सारे के सारे रेड कलर के बीटल्स थे। अब क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके अंदर गलती से जो रेड कलर बनाने वाला जीन था वो गलती से ग्रीन कलर बना रहे हैं। क्योंकि डीएनए जब कॉपी होता है ना तो एरर्स होने के चांसेस होते हैं। एरर्स हो रही है तो गलतियां हो रही है, एरर्स मतलब गलतियां। तो उस डीएनए ने रेड कलर नहीं बनाया, उस जीन ने रेड कलर नहीं बनाया, उसने बना दिया ग्रीन कलर। तो ये दोनों अगर पेरेंट्स थे, इनका बच्चा कैसा हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। अब जब इसने आगे रिप्रोड्यूस करा तो इसका वही जीन आगे पास ऑन हो गया बच्चों के अंदर और ग्रीन कलर के बहुत सारे बीटल्स आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये अच्छे से मस्त पार्टी कर रहे हैं सारे के सारे। ये ग्रास है, ठीक है, इसमें इनकी पार्टी चल रही है, रेड भी है और ग्रीन भी है। फिर यहाँ पे आता है एक क्रो आया एक,
ठीक है, क्रो आया। अब ये क्रो, इसको ना ये ग्रीन कलर के बीटल्स दिखे ही नहीं, क्योंकि ग्रास भी ग्रीन कलर की थी, ये इसमें अपना मस्त पार्टी कर रहे हैं। ये रेड वाले बीटल्स इसको बड़े अच्छे से दिख गए। ये क्रो आया, इसने बोला सारे फ्रेंड्स को देखो यहाँ पार्टी चल रही है, और सारे के सारे वाइट बीटल्स को, रेड बीटल्स को खा गया। ग्रीन वाले बीटल्स बच गए, उनको पता ही नहीं है कि साथ वाली ग्रास में क्या हो रहा है, कि भाई क्रो जो है उनके दादा दादी को ले गया खाने के लिए। अब इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिली ना, बिकॉज ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएशन आया और यहाँ पर इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिली। देखो ग्रीन की जगह कोई और कलर भी हो सकता था, ब्लू कलर भी हो सकता था, येलो कलर भी हो सकता था, बट यहाँ पर एक सर्वाइवल एडवांटेज मिली क्योंकि इसका ग्रीन कलर आया। तो नेचर में ऐसे बहुत सारे कलर्स बन रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस बन रहे हैं। कईयों को एडवांटेजेस मिलते हैं, कईयों को उतना एडवांटेज नहीं मिल पाता, बट इसको एडवांटेज मिला। आगे ये और ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा पार्टीज करेगा। दिस इज द सर्वाइवल एडवांटेज, जो किसकी वजह से आया है, इसको वेरिएशन की वजह से आया। तो मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही हूँ कि वेरिएशन किस तरीके से लाइफ को प्रमोट करता है। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते तो सारे के सारे सिर्फ रेड बीटल्स ही बनते और सारे मर जाते। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। बराबर ही गैमीट्स आए, ऐसा कैसे पक्का किया जाता है प्रोजेनी बनाते टाइम। 46 फादर 46 मदर, ह्यूमन क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। अब आपको ये तो पता ही है 46 एक साथ आ गया तो 92 बन जाएगा, ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे फिर गैमीट्स। तो यहाँ पर हाफ हाफ हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। जो मैंने ऐसे थ्रेड बनाया था उसको ऐसे किया था ना, तो यही तो आधा आधा हो गया। इनका थ्रेड भी ऐसे बनाकर आधा आधा किया था ना, तो यही तो हाफ हो रहा है, एग्जैक्टली हाफ हो रहा है। ऐसा नहीं है इसके अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर 90%, एग्जैक्टली हाफ हो रहा होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस मतलब यहीं पर होती है मियोसिस, जब गैमीट्स बन रहे होते हैं, सिर्फ उससे पहले मियोसिस होगी, इसी प्रोसेस के अंदर होगी, ताकि क्रोमोसोम का अमाउंट आधा आधा जा सके। ये 46 है, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23। अब कोई भी आप 23 को मिक्स कर दो, इस वाले को आप इसके साथ लगा दो या फिर इसके साथ लगा दो, इस वाले को इसके साथ या उसके साथ, है ना, तो कोई भी बन जाएगा। मियोसिस की हेल्प से कंफर्म रहता है कि जेनेटिक मटेरियल हाफ हुआ है। चलो अब आंसर देखते हैं, हम कैसे लिख कर आएंगे इसको। जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इज प्रेजेंट इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ज्यादातर पेयर में प्रेजेंट है। गैमीट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस जरूर लिख के आओगे आप कि मियोसिस की हेल्प से जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाफ हो जाता है, ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल गोज इनटू ईच गैमीट। मतलब स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है, 46 नहीं है। एग के अंदर 23 क्रोमोसोम है, 46 नहीं है। तभी 23 और 23 46 आगे बनाएगा फ्यूजन के बाद जाइगोट के अंदर। When the gamete forms the male and female parents fuse with each other during sexual reproduction, the normal complement is restored. Half of the genetic material comes from the female and half of the genetic material comes from the male. इस तरीके का चार्ट भी बना के आ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in the population. Do you agree with the statement? Why or why not? वो variations जो एडवांटेज कर रही हैं, फायदा करा रही हैं, वही आगे जाके सरवाइव करती है एक पॉपुलेशन के अंदर। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? वही बीटल्स वाला एग्जाम्पल उठा लो, ग्रीन कलर आया तभी वो बीटल्स सरवाइव कर पाए। अगर और ज्यादा रेड से भी ब्राइट कलर आ जाता ना कोई, तो क्रोज पहले रेड के अलावा उन ब्राइट कलर्स वालों को खाता जो उसको बहुत इजीली दूर से दिख रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अगर वो एडवांटेज दे रहा है स्पीशीज को, तो वो आगे पॉपुलेशन में कंटिन्यूड रहेगी। ग्रीन वाले बीटल्स ने आगे बहुत मल्टीप्लाई किया, बहुत सारे उनके बेबीज हुए, क्योंकि वो एक एडवांटेज वाला फैक्टर था। येलो कलर के बीटल्स आ जाते ना, येलो नहीं कोई और कलर ले लो, जो भी ब्राइट सा कलर दिख रहा हो, अगर ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर आ जाता जो बहुत आसानी से उनको दिख जाता, तो भी उसका एडवांटेज नहीं होता आगे।
ग्रीन कलर से, इसलिए उसका एडवांटेज हुआ उसको। तो अगर वो दूसरे कलर की स्पीशीज आ रहे हैं और कोई फायदा ही नहीं हो रहा है तो वो भी मर जाएंगे, आगे कोई कंटिन्यू करने का मतलब नहीं है। वेरिएशन मोस्टली सर्वाइवल को ही प्रमोट करती है। यस, वेरिएशंस जो एडवांटेज कराएंगे एक इंडिविजुअल का वही इनहेरिट होंगी। इनहेरिट मतलब नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगी। द ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव लॉन्गर इन एन एनवायरमेंट, जो ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके और अपना पॉपुलेशन में एग्जिस्टेंस रख सके, मतलब अपनी स्पीशीज को आगे जाके कंटिन्यूड रख सके। ठीक है, दैट्स इट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब आप फोड़ दो, सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। नाउ प्रिपेयर अगेन, जो भी इसकी रिवाइज करो, सारी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस जो भी हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, तब जाके आपकी तैयारी पूरी होगी। इसके अंदर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेंडल ने दिए हैं। दैट्स इट, क्रॉसेस देख लेना एक बार, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों देख लेना, लॉज देख लेना, एवोल्यूशन के मेन कॉन्सेप्ट्स देख लेना। आपने इसके अंदर मिलर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर। ऑल द बेस्ट, वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।